बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्दर अली हूँ। नाज़रीन, जापान के नए वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए भारत को चुना है। ये अपने आप में एक अहम बात है। भारत और जापान के बीच कुछ दिन पहले ही क्वाड मीटिंग में ही बातचीत हो चुकी थी, लेकिन इस दो तरफा मुलाकात की अहमियत इसलिए भी थी कि यूक्रेन रूस जंग अभी तक जारी है। दुनिया ये देख रही थी कि जो जापान दिल खोलकर भारत में पैसा बहा रहा है, कहीं वो यूक्रेन के हवाले से यूक्रेन के सवाल पर भारत को फिसलाने की कोशिश तो नहीं करेगा। लेकिन मोदी सरकार कशीदा बातचीत और मुश्तरका बयान में अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रही और अपनी गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर टस से मस नहीं हुई। ये ठीक है कि जापानी वज़ीर आज़म ने अगले 5 साल में भारत में $42 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया और 6 मुद्दों पर समझौते भी किए, लेकिन वो भारत को रूस के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सके। भारत ने ममलिकतों की हिफाजत और खुद मुख्तारी को बनाए रखने पर जोर जरूर दिया है और यूक्रेन में जंगबंदी की ज़रूरत को महसूस भी करते हुए ये बात कही है कि जंगबंदी की जाए, लेकिन उसने अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए जुबानी जमा खर्च नहीं किया। अमेरिका और उसके साथी मुल्कों ने पहले तो यूक्रेन को बांस पर चढ़ा दिया, उसे नीटो में शामिल होने के लिए तरगीब दी, और रूस ने जब हमला किया तो सब दुम दबाकर भाग गए। यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, लेकिन मगरबी ममालिक की हिम्मत नहीं कि वो रूस को कोई लगाम डाल सकें। वज़ीर आज़म कशीदा ने नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में और बाद में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए रूस पर काफ़ी तनकीद की, लेकिन मोदी ने कोरोना महामारी की वापसी के अंदेशों और आलमी सियासत में आ रही बुनियादी तब्दीलियों की तरफ ज़्यादा जोर दिया है। जापानी वज़ीर आज़म ने चीन की तोसी पसंदाना पॉलिसी पर भी तनकीद की है। उन्होंने साउथ चाइनीज समंदर का मुद्दा तो उठाया, लेकिन गुलवान वादी की मुठभेड़ का जिक्र तक नहीं किया। भारतीय सरकार अपने कौमी मफादात की परवाह करे या दुनिया भर के मामलात पर फजूल की बात करे तो चौधराहट करती फिरेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी भारत आ रहे हैं। चीन और भारत दोनों की पॉलिसियाँ यूक्रेन के बारे में तकरीबन एक जैसी हैं। भारत कोई इंतहा पसंदाना रवैया अपना कर अपना नुकसान क्यों करेगा, लेकिन भारत इंतहा पसंद है, ये बात सभी को मालूम है। अलबत्ता भारत जापान दो तरफा ताउन के मामले में दोनों फरीकों का रवैया तामीरी नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के माबैन बातचीत के कई दौर चले हैं, लेकिन अभी तक वो किसी अंजाम पर नहीं पहुंच सके। ये हमला शैतान की आंत बन गया है। ऐसे लग रहा है कि रूस इस अहम मामले पर तो मुतमईन हो गया है कि यूक्रेन नीटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन जिस मामले पर बात अभी तक लटकी हुई है वो ये है कि रूस ने दोनेत्स्क और लुहानस्क नामी जो 2 नए आज़ाद इलाकों का ऐलान किया है, उस पर यूक्रेन राजी नहीं हो रहा। यूक्रेन को मालूम है कि इन दोनों शोबों में रूस के लोग अक्सरियत में हैं और वो पहले से यूक्रेन से आज़ाद होकर ही रह रहे हैं। अगर वो यूक्रेन के साथ जुड़े रहे तो वो सरदर्द साबित होंगे, या तो उन्हें वो रूस को सौंप कर बेफिक्र हो जाए या फिर कोई ऐसा मुआहदा कर ले कि पूरे डोंबास इलाके से यूक्रेन और रूस के मसावी ताल्लुकात बन जाएं। ये जंग फौरन बंद होनी चाहिए, वरना यूक्रेन का खौफनाक नुकसान तो होगा ही, आलमी सियासत भी कोले खाए बगैर नहीं रहेगी। देखिए, यूक्रेन ने अमेरिका और चीन और भारत को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बाइडन और शी जिनपिंग में सीधी बातचीत चलेगी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी भारत आ रहे हैं। भारत और चीन दोनों ने यूक्रेन के सवाल पर जैसी गैर जानिबदारी और इत्तेहाद दिखाया है वो नाकाबिले यकीन है। अब भारत ने रूसी तेल के लाखों बैरल भी खरीदना शुरू कर दिए हैं। ये पहल रूस को तो मगरबी दबाव बर्दाश्त करने की ताकत फराहम करेगी ही, साथ ही भारत को सस्ता तेल भी मिलेगा। यूरोपीय ममालिक की पूरी कोशिश है कि ये जंग बंद हो जाए, क्योंकि देर सवेर इनकी रूसी तेल की सप्लाई रुक सकती है। अब रूस ने यह भी ऐलान किया है कि वो तेल और गैस के बदले अमरीकी डॉलर और यूरो नहीं बल्कि सिर्फ रूसी रूबल ही वसूल करेगा। इससे यूरोपीय मुल्कों में खासी तशवीश पाई जाती है। नीटो ममालिक और अमेरिका के एमपी से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की बराबर खिताब कर रहे हैं। इन खिताबात में वो ऐसी बातें भी कह देते हैं जो सदर पुतिन को चिढ़ाए बगैर नहीं रह सकती। अगर ये मामला हल हो रहा हो तो भी ऐसी बातें इसमें रुकावट बन जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की फौज और अवाम ने रूसी हमले का मुकाबला डटकर किया है, काफ़ी डटकर किया है, लेकिन इस नाजुक मौके पर सदर ज़ेलेंस्की को भी दूरअंदेश रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें अमेरिका और नीटो पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिकी सदर बाइडन अब पुतिन को जंगी मुजरिम कहने लगे हैं। ये ऐसा ही है जैसे 100 चूहे मारकर कोई बिल्ली हज करना चली हो। यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों पर रूस के फ़ज़ाई हमले जारी हैं, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और इस ज़िमन में बंदरगाही शहर मारियोपोल को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की वज़ारत ख़ारजा ने अपनी एक ट्वीट में ये बात कही है कि मुहासरे में लिए जाने वाला शहर मारियोपोल खाक में बदल चुका है। बमबारी जारी है और शहर में लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ इंसानी सूरत हाल तबाहकुन है। रूसी मुसल्लह अफवाज शहर को खाक में बदल रही हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूसी अफवाज इसे खाक में बदल रही हैं तो वो यूरोपियन ममालिक जो यूक्रेन की मदद की बात करते थे, वो अमेरिका बहादुर जो यूक्रेन की मदद की बात करता था, अब वो यूक्रेन की मदद के लिए क्यों नहीं आया? ये बहुत अहम मामला है, इस पर बात होनी चाहिए। अगर ये मामला सॉल्व नहीं होता तो ये दुनिया तीसरी एटमी जंग की तरफ जा सकती है, ये खित्ता तीसरे एटमी मामले की तरफ जा सकता है। और तीसरी एटमी जंग अगर हो जाती है तो पूरी दुनिया में खुराक की किल्लत पैदा हो जाएगी, पूरी दुनिया एटमी गुबार के तले दब जाएगी। और एटमी गुबार का पैदा होना खुराक की किल्लत का बायस बनेगा, पानी की किल्लत का बायस बनेगा, साफ पानी की किल्लत का बायस बनेगा, तवानाई का मसला पैदा हो सकता है, दीगर और बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, कई इंसानी जाने जाएंगी, करोड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी कौन अपने कंधों पर लेगा? क्या रूस लेगा? रूस बिल्कुल भी इस मामले में जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो ये बात समझता है कि अगर अमेरिका मेरे हमसाया ममालिक में आकर बैठेगा और मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा तो ये मेरी आज़ादी, मेरी खुद मुख्तारी पर सवाल है। मैं इस सवाल का जवाब किसी भी सूरत में देना चाहूँगा, लेकिन अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई सवाल नहीं पैदा होने दूंगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए यूरोपियन ममालिक को, तो यूरोपियन ममालिक भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वो दुम दबाकर भागने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये लीबिया नहीं है, ये मिस्र नहीं है, ये इराक नहीं है, ये रूस है। और रूस अपना दिफा करना जानता है। रूस किसी न किसी हद तक ये बात भी जानता और समझता है कि अगर उसे एटमी हमला करना भी पड़ गया यूरोपियन ममालिक पर, यूक्रेन पर या किसी दूसरे मुल्क पर, तो वो एटमी हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इसराइल और अरब ममालिक के ताल्लुकात की बात है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ बरसों से इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। अब 4 अरब ममालिक की एक अहम कॉन्फ्रेंस इसराइल में मुनक़िद हो रही है, जिसमें शिरकत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन भी इसराइल पहुँच चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। पहली मरतबा इसराइल इतने सारे अरब ममालिक के सीनियर ओहदेदारों के इजलास की मेज़बानी कर रहा है। ये इजलास इसराइल के सराय खित्ते न्यूगियो में हो रहा है और ईरान से जौहरी मुज़ाकरात और यूक्रेन में जारी जंग पर बात भी मुतवक्के है। अमरीका रूस को तनहा करने की कोशिश में अरब ममालिक की हिमायत चाहता है, मगर मशरक़ वुस्ता के कई ममालिक रूस पर सख्त पाबंदियों के हक़ में नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इससे गंदम की दरामद मुतासर होने का खदशा है। पहली बार है कि इसराइल इतनी तारीखी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि कैसे मुश्तरका मफादात मशरक़ वुस्ता में अमरीका के इत्तेहादियों को साथ ला रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश, मिस्र और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के साथ इस इजलास में इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लापेद भी होंगे। ये टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि मशरक़ वुस्ता में ताल्लुकात नए खतूत पर इस्तवार हो रहे हैं। अमरीका के तमाम इत्तेहादियों में अफरा तफरी है, बिलखुसूस अफगानिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी फ़ैसले के बाद ये लोग खुद को एक तरह से गैर महफूज समझने लगे हैं। इस नुक्ता नज़र से ये इजलास बहुत अहम नज़र आता है, बिलखुसूस इसलिए क्योंकि अमरीका भी इसमें शामिल है। इस इजलास की तस्वीराती अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरह से अमरीका मशरक़ वुस्ता में अपनी साख खो रहा है और इस इजलास से लगता है कि वो तमाम ममालिक को मुत्तहिद करना चाह रहा है। ये इसराइल के लिए यूँ अहम है कि वो कई दहाइयों से इस खित्ते के दीगर ममालिक के साथ आज़ादाना ताल्लुकात के क़याम की कोशिशें कर रहा है, जो मसला फ़लस्तीन से बालातर हों। इस इजलास की अलामती अहमियत ये भी है कि ये न्यूगियो शहर में हो रहा है, जो इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियान की जाए पैदाइश है। कहा जा रहा है कि इसराइल तमाम मेहमानों को डेविड बिन गोरियान की यादगार पर ले जाना चाहता है, ताहम ये अब तक प्रोग्राम में शामिल नहीं है। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग के बायस तवानाई के बहरान का खदशा काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें वो मामला है जिस पर मशरक़ वुस्ता के तमाम ममालिक, बिलखुसूस सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन भले ही इस वक्त यूक्रेन और रूस के मामले पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है, ताहम ईरान का मामला भी इसराइल के लिए बहुत अहम है। ईरान और इससे होने वाला जौहरी मुआहदा इस इजलास में शरीक तमाम ममालिक के लिए अहम है, क्योंकि वो इसे सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से देखते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका जौहरी मुआहदे पर नरम पड़ रहा है, मगर इसराइली मीडिया की राय है कि अमेरिका इन ममालिक को यकीन दिलाएगा कि इत्तेहादी इससे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका वैसे भी जौहरी प्रोग्राम को कामयाब नहीं होने देगा। आज की सूरत-ए-हाल को देखें तो रूस के पास मशरक़ वुस्ता को गैर मुस्तहकम करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। इसराइल इंडिया जैसी ही सूरत-ए-हाल में है, मगर वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका भी नाराज़ ना हो और वो ऐसा कुछ कर जाए कि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत किरदार अदा हो सके।
इसराइल बज़ाहिर अमेरिका का हामी नजर आ रहा है, मगर ये मुकम्मल तौर पर रूस के खिलाफ भी नहीं है। इस तमाम तर तनाजुर में देखा जाए तो ये बात बहुत आम है कि अरब ममालिक अब एक पेज पर आ रहे हैं, और वो एक पेज पर आना बुनियादी तौर पर इसराइल के साथ है। वो इसराइल के साथ मिलकर एक पेज पर आ रहे हैं। ये खित्ते में एक नई डेवलपमेंट है, पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। अगर वो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए आ रहे हैं तो ये ताकत का मामला नहीं है, सिर्फ अपने तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसराइल की ज़ेर सदारत, इसराइल की ज़ेर निगरानी होने वाला ये इजलास अरब ममालिक को कहीं और लेकर जाए या ना जाए, लेकिन एक पेज पर लाएगा, और ये एक पेज पर आना बुनियादी तौर पर इनके मफादात के लिए है। ये अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इनके मफाद को अगर देखा जाए तो वो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी। ये अमेरिका के साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर अपने मामलात को, दूसरे लफ्ज़ों में ये बात कही जाए कि अपने उल्लू को सीधा करना चाहते हैं, तो शायद ये बात बेजा न होगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।